टॉपिक है एग्रीकल्चर, इश्यूज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया एंड लैंड रिफॉर्म्स। एक्चुअली जो हमारी कंट्री है वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड ही है और मैक्सिमम पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर लाइवलीहुड। अपनी लिविंग के लिए वो उसी पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। तो उसके बावजूद भी हमारे इंडिया में बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर का मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड, फाइबर। तीन चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। एक तो फूड क्रॉप्स हम जिसके बारे में बात करेंगे, एक फेडर जो चारा वगैरह होता है उससे रिलेटेड, एंड फाइबर्स कॉटन थ्रेड और थ्रेड्स के बारे में हम, एंड मेनी अदर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय द कल्टिवेशंस ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स का सारा पार्ट है, फिशरीज वगैरह, उनका भी कहा जाता है कि उनकी भी खेती हो रही है, तो वो सारा पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। और इसी के साथ में जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। गिव्स फूड टू द पीपल, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। हम यही चीज़ें आगे बात करेंगे अभी। रोल एंड इम्पॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, क्या इसका मेजर रोल है। सबसे पहले सेक्टर 17-18 के सर्वे के हिसाब से 17 to 18% तक जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर का। 50% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया देयरफॉर राइटली कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ इंडिया, क्योंकि 50% एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है और वो भी रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो विलेज ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उसमें विलेजेस ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हैज़ अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड सस्टेनिंग ग्रोथ। ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है कंट्री के लिए, वो सारी इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है शेयर इन नेशनल इनकम। करंट शेयर जो है वो 18.8% का है और हम ये कह रहे हैं कि मेजर अगर हम बात करें तो रोल प्ले करती है नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ से इनकम अर्न होती है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री का 50% से ज़्यादा पर्सनस जो हैं वो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, और वो भी हम ये बात करेंगे कि अनस्किल्ड लेबर्स एंड सेकेंड नंबर पर रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल भी हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही मिलेगा। थर्ड नंबर पर फूड सिक्योरिटी टू द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सपांड हो रही है, पॉपुलेशन के एक्सपांशन का दो तरीके से इम्पैक्ट आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जहाँ पे फूड क्रॉप्स को आपको ग्रो करने का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वहीं पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उनको रहने के लिए और उसके लिए भी लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड को ही कमर्शियल पर्पस के लिए, सिविल पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती चली जाती है। तो डबल इम्पैक्ट आता है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फूड सिक्योर, मार्केट टू इंडस्ट्री, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो गांव में रह रहे हैं, तो वही लोग इन प्रोडक्ट्स को वापस परचेज भी करते हैं, तो दे प्रोवाइड अ मार्केट ऑल्सो। देन इम्पॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में भी बात की थी कि हम लोग एक्सपोर्टर्स थे रॉ मटेरियल के, तो कहीं ना कहीं आज भी हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री के अंदर। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। 50% के अराउंड एक्सपोर्ट अर्निंग जो है कंट्री की वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही होती है। और हमें पता भी है कि जैसे टी हम एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर जो कि शुगर केन से बनकर आ रहा है वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और कॉटन ये भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तीनों बहुत मेजर। बाकी जो हमारे मेटल्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। देन कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन से यहाँ पे मतलब है कि कंट्री को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे कि उसमें जो मशीन्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह, जब मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड करती है
तो वहाँ पे जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक एरिया प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हद तक एग्रीकल्चरल सेक्टर के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेबर चीप है और क्लाइमेट फेवरेबल रहता है। फेवरेबल मतलब हमारे यहाँ पर 6 टाइप के मौसम से और वो भी अलग अलग हैं, तो वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और वो भी चीपर लेबर पर, चीपर कॉस्ट पर। तो हम एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पर हम एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स कल मैंने आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमने मीनिंग डिस्कस किया था वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स। वर्क फोर्स पर्सन जो होते हैं वो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं एंड लेबर फोर्स का मतलब यह है कि जो पर्सन वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सीजनल होता है। सीजनल से मतलब है कि जब आपको क्रॉप ग्रो करना है उस टाइम पर पर्सन एम्प्लॉयड रहता है, पर वो फसल जब तक उगती है उस टाइम पीरियड के लिए, फॉर दैट टाइम पीरियड उसे वहाँ पर कोई काम एज सच नहीं रहता है। एंड अगेन एक क्रॉप के बाद में हमें कुछ टाइम पीरियड के लैंड को खाली भी रखना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो टाइम पीरियड जब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है नहीं। तो वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि एग्रीकल्चरलिस्ट या फार्मर्स अपने एरिया से, अपने विलेज से माइग्रेट करते हैं, अर्बन एरियाज में आते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इन दैट वे दे प्रोवाइड लेबर फोर्स। देन चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये तो रोल प्ले किया उन्होंने, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्या अभी तक डेवलप होना बाकी है। इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है और अभी भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस एंड मॉनसून पर डिपेंड करता है, जो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो इसलिए इंस्टेबिलिटी है। कभी क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और कभी क्रॉप्स की शॉर्टेज रहती है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारा उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। तो इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कैश क्रॉप्स पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स, और इसीलिए ज़्यादातर फार्मर्स जो कि मनी माइंडेड होते हैं और जो रिच क्लास के होते हैं वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करना पसंद करते हैं। तो अगेन लैंड पर ये भी प्रेशर पड़ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम है। देन लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन, कल ही यहाँ पे आप लोगों में से किसी ने बोला था कि रूरल एरियाज़ में और जो गरीब लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सपांड होती है। शायद आपने बोला था ऐसा कुछ, मतलब किसी ने इस तरीके से बोला था, आई डोंट रिमेंबर किसने ये बात की थी, पर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन हम ये कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, फार्मर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो इसके कारण जैसे एक पर्सन को जो पीस ऑफ लैंड मिला है वो जब उसके 2 बच्चों में डिवाइड होगा तो वो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही था कि लैंड ओनरशिप जो है वो बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण लैंड वेस्ट होती है। अब जैसे मेरा एरिया है तो मैं उस पर फेंसिंग करूंगी तो मेरी बहुत सारी लैंड उस फेंसिंग के अंदर वेस्ट हो जाती है। देन सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स, इन दोनों में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जब तक पहले तक था तब लैंड, एक ही लैंड रहती थी जिस पे बहुत सारे लोग काम करते थे और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर प्रॉब्लम थी। और जब हम लैंड ओनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टिलर्स एंड जो अपने ज़मींदार्स थे उन लोगों में भी आपस में बंटवारे नहीं हो पा रहे थे। देन लैंड टेन्योर, ये लैंड टेन्योर भी हम लोगों, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ज़मींदारी सिस्टम डिस्कस किया था, रोहतवेली सिस्टम डिस्कस किया था एंड मालवारी सिस्टम डिस्कस किया था रेवेन्यू का, जिसमें लैंड ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया गया था। उसी में एक पॉइंट आया था कि 30 to 40 ईयर्स के लिए लैंड प्रोवाइड कर दी जाती थी और फिर उस टाइम पीरियड के लिए रेवेन्यू फिक्स रहता था। वही लैंड टेन्योर का पार्ट है कि लीज पर लैंड ली जा रही है। आज की डेट में हम ये बात कर रहे हैं कि लैंड जो है वो लीज प्रोवाइड की जाती है, तो एक पर्टिकुलर टेन्योर उस टाइम पीरियड के लिए ही लैंड ओनरशिप में रहती है। आर माई पॉइंट्स क्लियर? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। यही कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स बहुत अच्छी नहीं है, वीक है।
फार्मर्स पूरी तरह से, क्योंकि फैसिलिटीज़ कोई भी एज सच प्रोवाइडेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, तो इसी कारण उनकी कंडीशन जो है वो वीक है। और वो क्योंकि उनके पास में लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ही हैं, तो मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमें वहाँ देखने को मिलती है। मतलब पर्सन उतना ही ग्रो कर पाता है जो उसके परिवार के लिए बहुत है। तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। तो दैट इज कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। फिर अगेन आगे मनी की प्रॉब्लम है, तो मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायोसाइड्स वो परचेज नहीं कर पाते, ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है। जी, मैन्योर्स का मतलब खाद, और एक्चुअली ऑर्गेनिक खाद को हम मैन्योर्स कह देते हैं, और जो केमिकल होता है उसको फर्टिलाइजर्स बोला जाता है, सिंपल। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी एज सच इतनी डेवलप्ड नहीं है। देन लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, मशीनरीज भी वहाँ पर अभी भी हम ओल्ड टेक्निक से ही ज़्यादातर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाने के लिए फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मिडल मैन्स। देन स्टोरेज, उनके पास में खेत तो है पर वेयर हाउसेज की कमी है, तो अगेन वो उस प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर पाते हैं। मार्केटिंग में मेनली 3 प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, एक स्टोरेज की प्रॉब्लम एंड एडवर्टाइजमेंट यानी कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम। और ये तीनों ही, एडवर्टाइजमेंट तो हम बहुत बाद में कंसिडर करेंगे, पर न तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इनके पास में इतनी प्रॉपर होती है और ना ही इनके पास में वेयर हाउसेज की सुविधा रहती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं। फिर इसी में आगे आता है रूरल इनडेप्टनेस, क्योंकि कस्टम्स, रिचुअल्स ऐसे हैं कि खुद के प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो उन्हें लोन बोरो करना ही पड़ता है, पर इसी के अलावा इनको और दूसरे जो रिचुअल्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए भी, जैसे अगर किसी की डेथ हो गई है तो सामूहिक भोज, समाज का भोज पूरा करना पड़ता है, और इन सब के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ता है। एंड वंस दे बोरो द मनी दे कैन नॉट पे बैक इट। तो ये भी एक रूरल इनडेप्टनेस की भी एक प्रॉब्लम रहती है। आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, अभी भी हम जो टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं वही पुरानी टेक्निक्स पर जा रहे हैं। देन अब ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता थी। अब गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या किया, जैसे अगर हम इन मेजर प्रॉब्लम्स में जाएं तो एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। सेकेंड अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने रूरल इनडेप्टनेस देखा था। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो क्रॉपिंग पैटर्न एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है। इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग मेजर्स लिए हैं। इन मेजर्स पर अभी हम लोग बात करेंगे, पर पहले एक बार लैंड रिफॉर्म्स इसके बीच में डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा बाद में। सबसे पहला ये था कि क्योंकि ये ज़मींदारी सिस्टम और उस समय से रिलेटेड है, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो हम पहले लैंड रिफॉर्म्स पर बात करके फिर वापस उस पर आएंगे। जब ब्रिटिशर्स जो थे, उन ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि लैंड की ओनरशिप ट्रांसफ़र की थी, और कहीं ना कहीं उस ओनरशिप के कारण वो पर्सन्स रिच हो गए थे, और मेजर पोर्शन ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज विथ लिमिटेड पर्सन्स। बहुत कम पर्सन्स थे पर उनके पास में जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। लैंड रिफॉर्म्स में मेनली चेंज इन द सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप किया गया। तो जो ओनरशिप पहले जमींदारों के पास में पूरी की पूरी ओनरशिप थी, अब इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो इसी सिस्टम के लिए जैसे कि जमींदार, जागीरदार, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, तो इसी सिस्टम के लिए उन्होंने ये 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके कारण लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया था। एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इक्विटी लाएं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जब पर्सन की खुद की लैंड होगी, उसकी इनकम भी उसे ही मिलनी है, कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो ऑटोमेटिकली वो उस लैंड को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स करेगा। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और जब वो उसको डेवलप करने के लिए एफर्ट्स करेगा तो जो प्रोडक्शन आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है, वो भी इंक्रीज होगी। देन अबॉलिश इंटरमीडियरीज, जैसे कि जमींदार की ओनरशिप है,
फिर ज़मींदार जो है वो टेलर्स को यानी कि फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करता था यूज़ करने के लिए, और इन दोनों में भी शेयर होता था। जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था एज अ रेंट। जब आप उस पर्सन की लैंड को यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू पे दी रेंट। तो उसी पर्पस के कारण यहाँ पे जो मिडलमैन्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उन्हीं ज़मींदारों को, और जो पठान और वो सब लोग थे जिनका वर्क परफॉर्म था, उन्हीं को इंटरमीडियरीज यहाँ पर कहा गया है। इनको अबॉलिश करने के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। मैं एजेंट और उनकी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो अडॉप्ट किया गया था वो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया था। तो उस टाइम पीरियड पर होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स वो लोग नहीं थे। मेनली उनका 60% प्रोड्यूस जो है वो जमींदार परचेज कर लेते थे और वही मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करते थे। दे वर रिच क्लास, उनके पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह भी थी, तो वो उस प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ फार्मर्स को जब ये लगता था कि हमारा प्रोडक्ट कैसे मार्केट में बिकेगा, तो वो उसको बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर जमींदार को ही सेल कर देते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज वाई जमींदार को ही हमने यहाँ इंटरमीडियरीज के रूप में कहा है। देन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, और जो अगर लैंड का ओनर वो पर्सन बनता है तो उसको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, और इसी के कारण वो अपनी कंडीशन उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड रेशनल यूज ऑफ लिमिटेड लैंड, मतलब जो बहुत छोटा पोर्शन भी पर्सन के पास में है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। छोटे छोटे, जैसे अगर मेरे पास में बहुत छोटा पोर्शन है तो मैं उस पर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो अगर हम अपने हाउस किचन के अंदर भी अगर हम धनिया, मिर्ची, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आउटपुट देते हैं एज कंपैरिजन। अगर हम वीट घर में ग्रो करेंगे तो वो इतना आउटपुट नहीं देगा, पर ये जो छोटी छोटी भिंडी और ये सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो दैट कैन बी अ रेशनल यूज ऑफ लैंड। फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अभी जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी उन्हीं प्रॉब्लम्स में से जो लैंड होल्डिंग्स वाली प्रॉब्लम थी वो मेजर प्रॉब्लम थी, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे। क्लियर? टू मेक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ लैंड, टू एंश्योर लैंड सीलिंग। एक और वर्ड आ रहा है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी जाती थी कि एक पर्सन इससे ज़्यादा क्वांटिटी में, इससे ज़्यादा लैंड अपने पास में नहीं रख सकता है। एंड टेक अवे द सरप्लस लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। द लिग्मिटाइज टेनेंसी विद द सीलिंग लिमिट। अब जो सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट यानी कि मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई। अब इस सीलिंग लिमिट के बियॉन्ड अगर एक पर्सन के पास में कोई लैंड है तो उसको लॉ लीगली ट्रांसफर किया जाना चाहिए, दैट इज लेजिटिमेट। देन टू रजिस्टर ऑल द टेनेंसी विद द विलेज पंचायत। एक और प्रॉब्लम हमने फेस की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कि लैंड का जो ओनर है वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं था और उसका कोई भी एज सच पेपर्स वगैरह में कहीं पर भी कोई नाम नहीं था, कितनी टोटल लैंड है, कौन उस लैंड का ओनर है। तो इस पेपर वर्क को कंप्लीट करने के लिए भी ये वर्क परफॉर्म किया गया था, ताकि हर एक पर्सन जब उसे लैंड मिलेगी तो वो जाकर पंचायत के पास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। क्लियर? आ रहा है? चलिए, बोरिंग लग रहा है? ओके, चलिए फिर टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टेनेंसी एंड सीलिंग। सीलिंग से यहाँ पे मतलब है जमींदार और टेनेंसी से मतलब है फार्मर्स। तो इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्लियर करने के लिए भी इसको अडॉप्ट किया गया। टू रिमूव रूरल पॉवर्टी, देन प्रोलिफरेटिंग सोशलिस्ट डेवलपमेंट टू लेसन सोशल इनइक्वालिटी। कहीं ना कहीं अगर हम इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जो लैंड होल्डिंग्स है वही पॉइंट्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर भी हमें सोशल इनइक्वालिटी को रिमूव करना था। जैसे कि अगर हम लोग अभी बात करते हैं तो जो रिच क्लास होता है, व्हाटएवर वर्क द पर्सन इज डूइंग, वेदर द वर्क इज लीगल और इलीगल, उसी को हम भगवान मानते हैं आज की डेट के अंदर। तो वही चीज़ थी कि जमींदार बहुत रिच क्लास के थे और वो पुअर थे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता था। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द ट्रेडिशनली मेल ड्रिवन सोसाइटी। जब हम लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे तो क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जितना वर्क मैन करता है उससे ज़्यादा वर्क वुमेन करती है। अगर हम ध्यान देंगे, आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जितना वर्क मेन करता है उससे ज़्यादा वर्क वुमेन परफॉर्म करती है एग्रीकल्चरल फार्म में। क्लियर?
तो उन्हीं को एम्पावर करने के लिए, उन्हीं को एक लैंड प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको भी लैंड मिल जाए, इसके लिए भी ये लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, टू सी दैट एवरीवन कैन हैव अ राइट ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अगेन अगर आप देख रहे हैं तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें सेम चीज बोल रहे हैं कि लैंड होल्डिंग सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, वो डिसेंट्रलाइज हो जानी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल बाय नॉट अलाउइंग आउटसाइडर्स टू टेक देयर लैंड, ये भी एक है कि जो वहां के पर्सन है उन्हीं की ओनरशिप रहे, कोई बाहर का पर्सन आकर उस लैंड को नहीं ओन कर पाए। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, दो वर्ड्स यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे। एक था लैंड सीलिंग, जिसमें मैक्सिमम लिमिट डिसाइड हो गई थी, और दूसरा था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अंदर जो टिलर्स थे, जो बहुत लंबे टाइम से एक जिस लैंड पर वर्क परफॉर्म कर रहे थे, उन्हीं को वो लैंड का ओनर बना देना। तो ये दो चीजें यहाँ पर थी। अब ये दोनों चीजें कैसे खत्म हुई? सबसे पहला तो बहुत लंबे टाइम से एक पर्सन वहां पर वर्क परफॉर्म कर रहा है, इसका कहीं कोई पेपर वर्क नहीं था, और क्योंकि इसका कोई पेपर वर्क नहीं था तो नोबडी कैन प्रूव कि मैं इतने टाइम से इस लैंड पर काम कर रहा हूं। क्लियर? तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, और दूसरा जो लैंड सीलिंग थी, उस लैंड सीलिंग में उन्होंने कहा कि मेरे नाम की नहीं है, मेरे बहू के नाम की है। तो उन्होंने क्या किया, उस पोर्शन को अपने ही फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो लैंड सीलिंग लिमिट वॉज विद द वन पर्सन, पर उन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और थर्ड नंबर पर गवर्नमेंट ने इतना रोल प्ले ही नहीं किया। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट करप्टेड गवर्नमेंट हम बोलते हैं, तो उन्होंने करप्शन के चलते हुए इन चीज़ों पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। जो लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल हुए थे वो दो ही जगह पर सक्सेसफुल हुए, एक केरला में सक्सेसफुल हुए और एक वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल है। इसके अलावा और कहीं पर भी ये सक्सेसफुल नहीं रहे थे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस ये सोच रहे थे कि अगर सबको लैंड मिल जाएगी, उनकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, तो हमारा वोट बैंक भी दूर हो जाएगा। दिस वॉज द मेजर रीजन, एंड करप्शन वॉज द एपेथेटिक एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में करप्शन आ गया है। एब्सेंस ऑफ अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं थे तो हम लैंड रिफॉर्म्स कर ही नहीं पा रहे थे। लीगल हर्डल्स इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लीगल हर्डल्स भी बहुत सारे थे कि क्यों, मतलब मेरी ओनरशिप है तो मैंने क्यों मेरी लैंड गवर्नमेंट उठाकर उनको दे देगी। मैंने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस बहुत सालों तक चल रहा है, तब तक टिलर्स का कुछ हो नहीं रहा है, और उस पर भी उस पर्सन को एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे थे। तो ये ही यहाँ पर आ रहा है, लीगल हर्डल्स भी बहुत सारे थे इसमें। ट्रांसफर ऑफ लैंड टू फैमिली मेंबर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लैंड रिफॉर्म लॉज। हर एक स्टेट ने अपने अपने हिसाब से लैंड रिफॉर्म लॉज लगा रखे थे, इसलिए भी वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। लिमिट्स फॉर रिटेंशन ऑफ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। जो पर्सन अगर लैंड यूज कर रहा है, खुद ले रहा है, तो यहाँ पर एक और लिमिटेशन थी कि वो खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, उसे सरप्लस ग्रो करना पड़ेगा और मार्केट में भी उसको सेल करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी। रोल ऑफ करप्ट, इनएफिशिएंट, इनएफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वही वापस गवर्नमेंट पर हम बोल रहे हैं। लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस अमंग दी टेनेंट्स, उन्हें पता ही नहीं था। जैसे आज भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में हम लोग जो पढ़े लिखे हैं हमें भी नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स चल भी रही हैं। तो फार्मर्स तो फिर इलिटरेट पर्सन्स थे, तो उनको तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि हम इतने सालों से जब इस लैंड पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये लैंड हमें मिल सकती है। तो ये भी एक रीज़न रहा लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए। चलिए, वैसे तो इसके बाद अब थैंक यू वाली स्लाइड आने वाली है, पर हमें जी लैंड रिफॉर्म्स अभी तक भी चल रहा है। मतलब जो राजस्थान में फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कुंभा राम आर्य, ओके, उनके द्वारा काफी हुआ था, स्ट्रेस डाल के काफी काम हुआ था। बाकी एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इनका लॉन्चिंग टाइम पीरियड वगैरह वो आप लोग अपने लेवल पर एक बार सर्च कर लेना। हम लोग सिर्फ एक बार मेजर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं हम उसके बारे में, और ये सारी जो भी स्कीम्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर की देखी हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो एज सच हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इरिगेशन फैसिलिटीज से रिलेटेड है। तो इरिगेशन की प्रॉब्लम जो थी उसी को रिमूव करने के लिए ये स्टार्ट की गई थी, और इसका जो मोटो था वो था हर खेत को पानी।
ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट जो हमारी है वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ऊर्जा, एक पावर वहां तक प्रोवाइड करना। पर्सन अगर कहीं से मशीन और इक्विपमेंट्स ले भी आए पर उसके पास में जैसे ट्यूबवेल उसने खुदवा भी लिया पर उस ट्यूबवेल को चलाने के लिए उसको पावर या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी गांव तक नहीं है। तो जो सेकेंड यहां पर चलाई गई थी वो इसी के लिए थी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, उस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने सड़क योजना बनाई। देन सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, हमने अभी देखा रूरल इनडेप्टनेस भी थी, तो उसी रूरल इनडेप्टनेस को रिमूव करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा एक बार कि दो तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसमें हम देसी बैंकर, साहूकार और उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं, और एक फॉर्मल जो कि बैंक्स वगैरह हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह हैं। इन दोनों में भी हम आगे देखेंगे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल्स पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं, और इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर्मेलिटीज़ कम है, पेपर वर्क कम है, लोकल लैंग्वेज में बात हो जाती है, इजीली लोन लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो भी वर्क करेगी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल को डेवलप करने के लिए नहीं करेगी, इंस्टीट्यूशनल को डेवलप करने के लिए किया, पर फिर भी किसान तक वो उतना प्रोवाइड नहीं कर पाई और ना पहुंच पाई। अभी इसमें आरआरबीज और इन सबको भी बनाया गया है। अभी वो लोगों ने लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करना भी स्टार्ट किया है ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर पाए, और बहुत इजी अप्रोचेस ले ली गई हैं, फॉर्मेलिटीज कम कर दी गई हैं। देन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जिसके बेसिस पर वो लोन ले सकता है बहुत इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, ये एक अच्छा था। इसमें मेनली जो वुमेन्स थी, फार्मर जो वुमेन्स थी, उन्होंने अपना एक वॉलंटरी ग्रुप बनाया एंड दे हेल्प ईच अदर। बहुत छोटी छोटी बचतों के साथ में वो एक दूसरे की हेल्प करती थी। कहीं ना कहीं ये माइक्रो फाइनेंस का एक पार्ट हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ जोड़ा गया यहां पर। देन एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, ये भी एकदम नया आया था, इसके पहले तक नहीं था, क्योंकि मॉनसून और क्लाइमेट, और अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो नेचुरल कैलेमिटीज को इंक्लूड नहीं करता है, पर एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी इंश्योरेंस वो लेकर आए यहाँ पर। फिर प्रधानमंत्री, वही उसी का नाम है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देन रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज, गवर्नमेंट को एक और ये भी लगा था कि हमें एक स्टोरेज फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, तो नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब उन्होंने क्या किया, एक ही गांव में बड़े बड़े भंडार के गृह बना दिए गए जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा वहाँ पर हैंडल किए जाने लगे, और वो जाकर अपने उस वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रख सकते थे। एक और चीज़ इसी में स्टोरेज में गवर्नमेंट ने की कि अगर आप खुद स्टोर नहीं कर सकते हो तो वी विल गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम यू, मतलब गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेगी, हाँ बिल्कुल, और फिर वो जाकर उसको मार्केट में सेल कर देगी। जी क्या चीज़? अगेन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो करप्शन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टार्ट किया है और हम यहाँ पर उसी की बात कर सकती हैं। तो लगाई है, लेकिन क्या प्राइवेट एजेंसीज है ना, उन्होंने खोल लिए और पता ही नहीं लगने दिया समाज को कि ये। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है एक तो वो करप्शन और इग्नोरेंस, ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं यहाँ पर, कि वो अप्लाई नहीं हो पाती। स्कीम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत सारी हैं, पर अप्लाई नहीं हो पाती हैं। अभी जैसे अभी भी अगर हम रिसेंटली भी बात करें तो उन्होंने परचेज करने के लिए बात करी थी, पर हम विश्वास ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। हमें लगता है कि वो हमसे कम कीमत पर खरीदेगी, बाहर ऊंचे दामों पर बेचेगी, मतलब हमारा ट्रस्ट ही नहीं है ना वहाँ पर, तो फिर कैसे कुछ भी हो सकता है। और हम हाँ, मैं उसी से रिलेटेड बात कर रही हूँ यहाँ पे। क्या कृषि मंडी भी होती है सर, बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग कृषि मंडीज होती हैं, और गवर्नमेंट खुद, अब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपको पता है क्या होती हैं? क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक बार आप लोग बताएंगे मुझे?
जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सारा से दूध का है, तो अलग सारे जितने भी मिल्कमैन हैं उनको कह देते हैं कि ठीक है आपका दूध हम खरीदेंगे और फिर हम इसका जो है मार्केटिंग करेंगे। कौन खरीद रहा है यहाँ पर उस मिल्क को? एक ग्रुप मतलब गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग के अंदर एक चुनाव वो करवा देते हैं और एक बहुत बड़ी कमेटी सोसाइटी होती है वो फिर उसकी। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क की क्या सिर्फ एक ही स्टेट में अप्लाई हुई? सब जगह पर। कहाँ पर सक्सेस हुई? तो फिर ऐसा तो नहीं है ना? तो गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत सारी लगा रही है पर अब अमूल तो सरस तो आज की डेट में उसको फॉलो कर रहा है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ये टेक्निक आज ही आई है, ठीक है? तो हम लोग इस पर बहस बहुत आराम से कर सकते हैं, बात बहुत कर सकते हैं, पर जब हम पढ़ने पर आएंगे तो हमें जो लीगल मैटर है हमें उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। और बातचीत में या कम्युनिकेशन में जाएंगे तो हमारे पास में बहुत सारा इधर उधर से हो सकता है कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, तो वो हम उसके लिए नहीं बोल सकते हैं। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, अब जैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी तो 3 लेवल्स पर है। हायर अथॉरिटी ने उसको लगाया, पर जो बीच में स्टेट गवर्नमेंट है उसने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगेन हम ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज अलग अलग हैं, हम उसकी लगा देंगे तो उनका नाम हो जाएगा, तो हम अपने नाम से इसको लगाएंगे। तो ये सारे रीजंस हैं कि बहुत सारे स्टेट्स उसको अप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेट्स अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दिस इज द मेन, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके गए हैं ना, वो आज तक चल रही है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हम ले लें, चाहे वो हम कम्युनिटी के हिसाब से ले लें, चाहे वो हम सोशल डाइवर्सिटी के हिसाब से ले लें, तो वो आज दिन तक चल रही ही है। इवन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैं बाकी का नहीं बोलूंगी, हमारे खुद के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी होता है कि एक टीचर को दूसरे से लड़वा दिया जाता है। बिल्कुल, तो वो क्या है? डिवाइड एंड रूल है। इसको हमने एक अच्छा पद दे दिया, उसको नहीं दिया, और हम मुंह फुला के बैठ गए, हम उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, इसका प्रोग्राम है मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर है? ये वहां पर होता है, ये हम सब अपने आसपास देखते हैं। वी नेवर सपोर्ट्स। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम पढ़े लिखे लोग होकर पॉलिटिक्स का पार्ट बन रहे हैं, तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हायर अथॉरिटीज का काम ही होता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करना। मैनिपुलेटेड हो जाती है वो पॉलिटिक्स जो होती है वो, और ये मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे अछूता नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। पब्लिक में बल्कि ज्यादा होती है, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है। हम तो फिर लोग छुट्टियां ले लेके घर बैठ जाते हैं कि मुझे पद नहीं दिया था, हम छुट्टियां लेके घर पे बैठे हुए हैं 2 साल तक आराम से, हम लोग बेचारे छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। खैर चलो, अभी अपना अपना रोना हो जाएगा ये तो स्टार्ट। पहले जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, 3 कानून जो बिल में संशोधन हुआ था, कृषि के रिगार्डिंग जो नए बिल आए थे उनके बारे में आपका क्या है? देखिए, वो एक पॉलिटिकल एरिया हो जाता है, अगर अपन उस पर बात नहीं करेंगे तो वो ठीक रहेगा। अपने अपने ओपिनियंस है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई एम द फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, सिंपल, बहुत सीधी सी बात है, क्लियर। तो बस, तो उन्होंने जो कर दिया वो सब सही है। तो फिर बस, मतलब मैं क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ कि हमारा भी क्लियर है बिल्कुल। तो आपने साफ कही दिया कि तो हमें इतना समझ आ जाना चाहिए कि मतलब नेचुरल जो थिंकिंग के आधार पर कि नो आर्गुमेंट इज अलाउड। चलिए, तो ग्रामीण भंडारण योजना और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स हैं। आप इनकी डेट्स ज़रूर देखिएगा एक बार कि इनको अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं, ठीक है? आज आप ये मान सकते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स बनकर आज का होमवर्क ज़रूर करें। चलिए, सीड विलेज प्रोग्राम, एक्चुअल में ग्रीन, कल का जो मेरा टॉपिक है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे कल। उसी में एक HYV सीड आई थी, तो ये जो HYV सीड थी इससे प्रोडक्टिविटी तो बहुत इंक्रीज हुई, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। जैसे लिमिटेशंस क्या थी इससे रिलेटेड? एक तो आपको प्रोपोर्शनेट वे
वे में ही वाटर एंड फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और जो पेस्टिसाइड्स आप काम में ले रहे थे, जो फर्टिलाइजर्स आप काम में ले रहे थे, वो बहुत कॉस्टली थे। तो ये दो प्रॉब्लम्स वहाँ पर थी, इसीलिए सीड विलेज प्रोग्राम चलाया गया कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से उन्हें सीड प्रोवाइड करेगी और वो उसको ग्रो करेंगे, और वही सीड दूसरे पर्पस के लिए काम में आने लगी अगेन। तो एज सच अपना यही है। अगर आप कुछ ओके जल्दी ओवर हो गया।